पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड itself says that क्या many form. Poly means many and morphism means form. The word polymorphism itself says that many form. So one method but its forms are different. तो काम उसका अनेक हो जाएगा लेकिन नाम सिर्फ एक ही रहेगा. एक नाम और काम अनेक. दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म. ये कल आपको बता दिया गया था, एक बार आज लिखवा भी देते हैं थोड़ा बहुत. ठीक, वर्ड ऑफिस है इसमें तो 7. चलो कोई बात नहीं, इसी में लिख देते हैं. हाँ कहाँ पर है? अच्छा ये है. तो इसी के अंदर आप पॉलीमॉर्फिज्म का हेडिंग डाल के मैं करा दे रहा हूँ. कल मैं देखो मेथड सिग्नेचर मैंने कल इसलिए जानबूझ के पूछा था क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में काम आएगा. वो मेथड सिग्नेचर जो मैंने कल आपसे पूछा था वो कल इसलिए मैंने आपसे कहा कि भैया आपको आता है या नहीं, क्योंकि इसमें काम आने वाला है. ठीक, सेम नेम विद डिफरेंट फॉर्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ polymorphism. ठीक, for example we can use one method name, but if we are passing different parameters, in that case we can say that we are using polymorphism concept. एरिया नाम का कोई मेथड है, मान लो. एरिया छोड़ो, कल मैंने वो बताया था राउंड ऑफ नाम का एक मेथड है. कल आए थे? नहीं, मेरी क्लास में थे. बस तो फिर खत्म करो. राउंड ऑफ मेथड फॉर इंट टाइप इंट या फॉर फ्लोट फॉर लॉन्ग फॉर डबल, जितने भी हो सकते हैं 2-3 कर लेते हैं. फॉर फ्लोट. ठीक, तो क्या है हमारे पास इसके टाइप्स, किस तरह से ये हमारे पास यूज हो रहा होगा. इस तरह से राउंड ऑफ इंट, कुछ भी नंबर डाल दो जो भी आप पास करना चाहते हो. इस तरह से होगा. यही सेम मैं अगर करना चाहता हूँ राउंड ऑफ फ्लोट, कुछ भी नंबर डाल दो. राउंड ऑफ लॉन्ग, कुछ भी नंबर डाल दो. तो बस हो गया, बहुत है. हाँ, नाम सेम है पर उसके पैरामीटर अलग हैं, फॉर्म अलग हैं, काम अलग है. कोई इंट को, कोई फ्लोट को, कोई लॉन्ग को कर रहा है. ठीक है. हाँ है. क्या ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है यार? वही तो सीखेंगे अब हम. इसके अलावा और थोड़ी कुछ सीखेंगे. ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और मेथडाइजिंग, इन तीनों के अलावा कुछ थोड़ी सीखेंगे माय डियर. अब धीरे धीरे वही तो बताऊंगा. ठीक, तो नेम सेम है बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट, बट नेम सेम बट फॉर्म आर डिफरेंट. दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट. यहाँ तक किसी को कोई इशू? पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ रहा है? अंकित पीछे ओम आ रहा है समझ में? ठीक है. जावा में भी हम करते हैं ऐसा कुछ, देखिएगा. जावा में भी हम ऐसे कई सारे मेथड यूज करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं ये प्रिंट एलन या प्रिंट नाम का ही मेथड देख लेते हैं. प्रिंट नाम के मेथड को देखते हैं. इस मेथड के पास जाऊं, ये मैं इस मेथड के पास गया, देखो क्या लिया इसने, बूलियन. और थोड़ा सा नीचे जाओ, ये क्या ले रहा है, और थोड़ा नीचे जाओ, देखो. तो ये ओवरलोडेड है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा है या नहीं? पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा है ना.
देखो कितने सारे कर रहा है, कैरेक्टर का सीक्वेंस भी कर रहा है, स्ट्रिंग का भी कर रहा है, अब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट का भी कर रहा है, सब कर रहा है। और अब आगे प्रिंट लेंगे, मतलब वहीं तक था, बाकी ऊपर तक देखो सारे वही थे, दिख रहे हैं ना, सब प्रिंट वाले के। ये न्यू लाइन और इसको देखा जाए, ये तो राइट लाइन अलग है, ये नहीं है, प्रिंट वाले मेथड की हम बात कर रहे थे, बस यहाँ से स्टार्ट। तो कितने सारे देखने को आपको मिले, यानी कि फॉर्म क्या है इसकी डिफरेंट, बट नाम क्या है, सिर्फ प्रिंट। कभी वो इंट को कर रहा है, कभी वो स्ट्रिंग को कर रहा है प्रिंट, कभी वो कैरेक्टर को कर रहा है, कभी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को कर रहा है, कभी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक किसी कोई इशू? वी कैन यूज द पेरेंट क्लास रेफरेंस टू होल्ड एनी चाइल्ड क्लास, ऐसा कर सकते हैं ना। तो वी कैन यूज सेम, जब कभी भी आपने वो एरे लिस्ट वगैरह करी होगी, उसके अंदर लिस्ट नाम का शब्द सुना होगा, वही मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वी कैन यूज सेम लिस्ट रेफरेंस टू होल्ड किसको, एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट और लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट, और हैं तो बहुत सारे, वेक्टर स्टैक लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, वेक्टर ऑब्जेक्ट, स्टैक ऑब्जेक्ट, अभी एक्सेट्रा डाल देते हैं, ठीक। अब कैसे डाल सकते थे ये भी करके देख लेते हैं। ये लिस्ट नाम का एक इंटरफेस होगा, मान लो LST नाम का इसका रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, इसमें न्यू, यहाँ नहीं बनाते, वहाँ बनाएंगे, वहाँ थोड़ा सही लगेगा, वहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट मार देंगे, ठीक है, यहीं बनाते हैं। कहाँ गया भाई, फिर देखिएगा, लिस्ट नाम का LST करके मैंने बना दिया, और इसकी लाइब्रेरी के ऊपर मैंने इंपोर्ट कर ली, ठीक है। इसके अंदर डाल रहे हैं क्या, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना, क्लियर है, और ये होल्ड करा पा रहा है, इसी LST के अंदर होल्ड करा पा रहे हैं हम, देखो किसको, न्यू, किसको, लिंक लिस्ट को, लिंक्ड लिस्ट, इसको भी करा लिया इसने होल्ड। अभी मैं इसको जेनरिक नहीं बना रहा, नॉर्मल रख रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए। इसी LST में मैं किसको होल्ड करा पा रहा हूँ, वेक्टर को भी होल्ड करा पा रहा हूँ। इसी LST में मैं किसको होल्ड करा पा रहा हूँ, स्टैक को भी होल्ड करा पा रहा हूँ, क्लियर है। वेक्टर और स्टैक क्यों नहीं कर रहा भाई, ओ न्यू नहीं लगाया ना यार, ठीक, न्यू नहीं लगाया मैंने, ठीक है। इसके बाद हेलो, हाँ यार अभी क्लास में ही हूँ, मैं अभी यार क्लास के बाद फिर बात करता हूँ, तो फिर बताता हूँ ना, ठीक है, ठीक। तो हमने देखो एक ही, मैंने कहा क्या, यहाँ क्या लिखा था, मैंने लिखा था यहाँ पर, वी कैन यूज पेरेंट क्लास रेफरेंस टू होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। सो ये मैंने, ये पेरेंट, इन सब की पेरेंट है लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक की पेरेंट क्लास कौन है, सॉरी पेरेंट इंटरफेस कौन है, लिस्ट, और सबको होल्ड करा दिया किसने, लिस्ट ने सबको होल्ड करा लिया, ठीक है। और इसको ही मैं वहाँ डाल दे रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ हमारा एग्जाम्पल ये आ गया, Ctrl+V, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, 28 कैलोरी बॉडी, कैलोरी बॉडी 28, ठीक है, ठीक। अब पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये देखिएगा। इसको मैं 18 कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, 18 से नहीं दिख पा रहा इतना बड़ा, 22 कर देते हैं, सही दिख रहा है ना आप, तो ये और बड़ा कर दूँ, सही है। पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट सही दिख तो रहा है। अब पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर ये इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 and 2, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स,
First we can say that compile time polymorphism, another one we can say that run time polymorphism. ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं फर्स्ट एंड ये सेकंड. ठीक है, ये दो तरीके से इसने हमने इसको बांट दिया. तो पहले का नाम लिख दे रहे हैं हम क्या, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग. ये तीनों नाम इसी के ही हैं. कंपाइल टाइम, स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग, ये तीनों नाम किसके हैं, आपके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कह लो या स्टैटिक बाइंडिंग के कह लो या अर्ली बाइंडिंग के कह लो. ये समझ में आ रहा है. अब आते हैं इधर, इसको कहा जाएगा क्या, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग. लेट बाइंडिंग, लेट इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद रन होता है, इसलिए लेट बाइंडिंग कहा गया है. ठीक, अब इसके अंडर में भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं. इसके अंडर में भी कल ही बताया था मैंने, आपको याद होगा. इसके अंडर में भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, पहला और दूसरा. ठीक, लिख लेते हैं. पहला कॉन्सेप्ट आ गया आपका क्या, मेथड हाइडिंग कह लो या ओवरलोडिंग कह लो, या उधर बाद में लिख दो मेथड हाइडिंग, वो आपकी मर्जी, जो पहले लिखना चाहते हो. ठीक है, ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट एंड मेथड हाइडिंग कॉन्सेप्ट. परंतु आपके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है, वो क्या, वेरी गुड, ओवरराइडिंग. इसके अंडर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या, ओवरराइडिंग. इस डायग्राम से किसी को कोई इशू, इस डायग्राम से किसी को कोई इशू, क्लियर है. स्टैटिक उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि रन टाइम ऑब्जेक्ट या रन टाइम जो एंटिटी है वो रिजॉल्व होगी बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप, और रेफरेंस टाइप हमेशा स्टैटिक ही होता है. लेकिन उससे डायनेमिक इसलिए कहा गया है, जो मेथड रिजोल्यूशन होगा वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट टाइप होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइम टू टाइम जो हम उसको वैल्यू दे रहे हैं उसके हिसाब से बदल जाता है, इसलिए उसको कहते हैं हम डायनेमिक. जो बदला जा सकता है उसे डायनेमिक कहेंगे, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्टैटिक. जैसे कि यहीं देखिएगा अभी आप, ये क्या है, लिस्ट एलएसटी. एलएसटी तो एलएसटी ही रहना है, कुछ बदलना नहीं है. हाँ, रन टाइम ऑब्जेक्ट कभी एरे लिस्ट रह सकता है, रन टाइम ऑब्जेक्ट कभी लिंक लिस्ट रह सकता है, रन टाइम ऑब्जेक्ट कभी वेक्टर रह सकता है, कभी स्टैक रह सकता है. आ रहा है ना, ये डायनेमिक हो गया इधर वाला पार्ट. क्लियर है. हाँ, नॉन स्टैटिक भी कह सकते हो, पर पॉलीमॉर्फिज्म की टर्म में ज़्यादातर लोग उसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म आसान से समझते हैं. आप नॉन स्टैटिक कह लो, कोई रोकेगा थोड़ी. ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू, आगे बढ़े. ये लीजिए, ये डायग्राम आपका वहीं डाल दे रहा हूँ जो आपके नोट्स बन रहे हैं. ये आप क्या, आपका डायग्राम आ गया. जब मैंने आपको कभी ऊप्स के कॉन्सेप्ट कराए होंगे, करंट मार रहा है भाई आपका ये, सच में यार करंट मार रहा है तो बहुत तेज तेज. क्या अभी मार रहा था भाई करंट, अब नहीं मार रहा. चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है. देखो, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, ये सुना है ना आपने. एक और बना लेते हैं, पिलर्स ऑफ ऊप्स. ये शायद मैंने पहले भी करा दिया होगा, लेकिन जब पॉलीमॉर्फिज्म कराता हूं मैं, मुझे फिर से ये लगता है कि यार ये बता देना चाहिए. ठीक है, जो आपका ये ऊप्स कॉन्सेप्ट है, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसी के अंदर हमने, यहाँ ये हमारा तीसरा चल रहा है ना, इसी के अंदर हमने वो दो कर लिए थे कवर. पहला आ गया आपका ये, पहले तो लिख देते हैं ऊप्स ही लिख देते हैं, फिर लिखेंगे पहला कौन सा आया और दूसरा कौन सा आया.
oops के कॉन्सेप्ट क्या क्या है हमारे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है इनहेरिटेंस। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, यहां से नहीं लगाते, यहां से लगाते, ये कहता है हमारा इनकैप्सुलेशन। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, यही पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इन तीनों के नाम भी लिख देते हैं। चलिए बस ये 3 पिलर्स हैं आपके ओप्स के। अब इसमें लिख लेते हैं कुछ। पहला आ रहा है आपका इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज किस लिए होता है आपका, रीयूजेबिलिटी के लिए इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट होता है। इनहेरिटेंस किस लिए होता है, रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, एनकैप्सुलेशन या पॉलीमॉर्फिज्म, जो आप डालना चाहते हैं। इनकैप्सुलेशन दूसरा पिलर है इसका। और इनकैप्सुलेशन किस लिए यूज होता है, फॉर सिक्योर, हाँ बोलो, सिक्योरिटी। यार डेटा बाइंड हम किस लिए कर रहे हैं, सिक्योर करने के लिए ना, फॉर सिक्योरिटी पर्पस इट इज यूजिंग। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। और ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे यूज कर रहा है पता है ना आपको, कल ही बताया था। वी आर मोर फ्लेक्सिबल टू यूज एनी मेथड, वेदर वी आर पासिंग इंटीजर, वेदर वी आर पासिंग फ्लोट, वेदर वी आर पासिंग कैरेक्टर, और वेदर वी आर पासिंग स्ट्रिंग। सो वी आर मोर फ्लेक्सिबल टू यूज दिस ऑल। दोबारा बोलो, डेटा टाइप नहीं, जो पैरामीटर है या फिर अंदर डेफिनेशन जो है उसके लिए हम फ्लेक्सिबल हैं। अंदर जो डेफिनेशन है उसके लिए हम फ्लेक्सिबल हैं। यहां तक किसी को कोई इशू, ठीक। इनहेरिटेंस इज टॉक अबाउट रीयूजेबिलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म इज टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, इनकैप्सुलेशन इज टॉक अबाउट सिक्योरिटी। अब आ जाते हैं आपका ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। आते हैं सीधे सीधे अपने ठीक कॉन्सेप्ट पर। ओवरलोडिंग, चलिए हाँ सही है। तो ओवरलोडिंग क्या कहता है, दो मेथड है हमारे, दो मेथड कॉल किए जा सकते हैं, दो मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है। किससे, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से। मान लो मेरा एक मेथड का नाम है m1 और दूसरे मेथड का नाम भी कर दिया मैंने m1, तो क्या ये ओवरलोडेड मेथड है, नहीं। कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा इसको ओवरलोड करने के लिए, कुछ ना कुछ तो इसको अलग करना पड़ेगा ओवरलोडेड करने के लिए। और ओवरलोड शब्द अपने आप में कहता है कि ये अपने काम से ज़्यादा काम कर रहा है, ये ओवरलोडेड है। मान लो अंकित से मैं कह रहा हूँ कि अंकित आप यार ये पढ़ाई भी करेंगे और कल से आप इंस्टीट्यूट ओपन भी करेंगे। सुबह 9 बजे इंस्टीट्यूट ओपन करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, शाम को 5 बजे इंस्टीट्यूट बंद करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप सब बच्चों की, सभी क्लास की अटेंडेंस भी लेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि कोई बीच में से भाग तो नहीं जा रहा। तो ये काम सभी स्टूडेंट के लिए तो सिर्फ पढ़ने का काम, पर अंकित के लिए इतना सारा काम। तो अंकित क्या है, नाम सिर्फ एक है, कौन, अंकित, नाम है अंकित। कभी तो वो गेट खोलने वाले का काम कर रहा है, कभी वो अटेंडेंस लेने वाले का काम कर रहा है, कभी वो गार्ड का काम कर रहा है, कोई भाग ना जाए। तो नाम तो एक है पर काम कितने सारे कर रहा है, अनेक। वही ये सब आपके मेथड करते हैं, ठीक है। चलिए दो मेथड को ओवरलोड तभी कहा जा सकता है इफ एंड ओनली इफ क्या, both having same name method but arguments are different. If and only if both having the same name
मेथड देखो ये मैं बोल्ड कर देता हूँ, कभी फिर भूल जाओ। सेम नेम मेथड बट डिफरेंट आर्गुमेंट टाइप, बस ये ओवरलोडेड कहलाएगा। ठीक है, ओवरलोडेड कहलाएगा। कटिंग ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, वर्क इज डिफरेंट। ठीक है, देयर इज अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप साधारणतः देखो, कभी मैंने किसी टीचर से पढ़ा था ऑनलाइन, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म की बड़ी सुंदर सी एक डेफिनेशन उन्होंने बताई थी, जो कि लड़कों को बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे कि हम दोस्त हो सकते हैं, ऐसा कोई लड़का किसी लड़की से कह दे और लड़की हाँ कह दे, तो उसे क्या लगेगा? अरे वाह, ये तो लवशिप स्टार्ट हो गई है, बिलवशिप स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर वही लड़की ये कह दे कि हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, एक तो स्टार्ट करने की सोच रहा है और दूसरा उसी शब्द से लवशिप को खत्म करने की कह रहा है कि हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। एक तो कह रहा है क्या हम दोस्त रह सकते हैं, और दूसरा क्या कह रहा है, हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। शब्द एक है, दोनों के लिए अर्थ अलग अलग है ना? तो है ना पॉलीमॉर्फिज्म का कितना आसान सा एग्जाम्पल। वर्ड इज सेम बट बिहेव इज डिफरेंट। लड़के के लिए अलग बिहेव, लड़की के लिए अलग बिहेव। ठीक, चलें और क्या कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट मेथड तो ऊपर बता ही दिया है, और कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा इसके अंदर। मेथड हाइडिंग अभी नहीं कराऊंगा, पहले उसको ओवरलोडिंग करा दूंगा, तब जाके आपको बताऊंगा, क्योंकि मेथड हाइडिंग आपको ओवरलोडिंग पहले बताना होगा। क्योंकि मेथड हाइडिंग ना देखने में ऐसा लगता है कि आप ओवरलोड कर रहे हैं, ओवरराइडिंग कर रहे हैं। ओवरराइडिंग के जैसा दिखेगा जरूर, पर होता नहीं है। इसीलिए वहाँ कराने से पहले आपको एक बार ओवरराइडिंग करा दिया जाएगा। देखने में आपको लगेगा कि ओवरराइडिंग हो रहा है, पर वो ओवरराइडिंग रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ हम क्या करेंगे, मेथड का नाम सेम रखेंगे, आर्गुमेंट भी सेम रखेंगे। देखिएगा कुछ बना देते हैं, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड राउंड ऑफ, यहाँ इंट नम करके डाल दिया, और ये हमने डाल दिया, ये लो जी एक मेथड ये हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर ऐसे ही कर देते हैं तो ये कहेगा कि भैया गड़बड़ है। इसको जैसे ही फ्लोट कर दिया तो ये गड़बड़ नहीं कहेगा, ओवरलोडेड हो गया। इसको जैसे ही क्या कर दिया हमने, लॉन्ग कर दो, तो ये कहेगा ओके है। अच्छा, कोई सोच रहा होगा क्या इंट को भी राउंड ऑफ करने की आवश्यकता पड़ती है? पड़ती होगी, कई बार पड़ती होगी। मैं अगर कहूँ कि 10,01.25 रुपये, तो आप उसको क्या कहेंगे? 10 लाख ही कहेंगे। 1.25 रुपये को आप कर देंगे राउंड ऑफ। छोड़ो यार, इतना कौन बोलेगा। 10 लाख, मुझे मेरे महेश नाम के कस्टमर से यार 10,01.25 रुपये लाने हैं, ये कहोगे? या मैं महेश से यार 10 लाख रुपए की मेरी उसके पास उधारी है, वही लेके आऊँ, तो इंट आपका हो गया राउंड ऑफ। या 10,11,00,000 लाने हैं मुझे, अब तो प्योर इंट है ना, 10,11,00,000 रुपये प्योर इंट है। तो अब आप क्या कहेंगे, 10,11,00,000 लाने हैं या 10 लाख लाने हैं? तो राउंड ऑफ कर दिया ना। इंट को भी जरूरत पड़ती है लॉन्ग राउंड ऑफ करने की, और लॉन्ग को भी पड़ती है राउंड ऑफ करने की। मेरे ऑफिस से यार कोई मैसेज आया है। चलो, इतना समझ में आया? क्लियर आ रहा है समझ में? इसको भी हम ऐसे भी कर सकते थे, ये बिना आर्ग्यूमेंट की भी अगर हम करते तब भी ये ओवरलोड कहलाता। कि कोई मेथड ऐसा है बिना आर्ग्यूमेंट के, तब भी ये ओवरलोड कहलाता। ये चारों मेथड क्या है, नाम तो एक है, देखो राउंड ऑफ राउंड ऑफ राउंड ऑफ राउंड ऑफ, पर ये चारों के चारों को काम क्या है, अलग। चारों के चारों कर क्या रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसे ओवरलोड कर रहे हैं। इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये लो एक और बना दिया राउंड ऑफ, इंट नम एक और दे दो, इंट num2, फिर ओवरलोड हो गया। जब कभी आप इनको कॉल करेंगे तो देखिएगा राउंड ऑफ, लेकिन राउंड ऑफ नाम के कितने सारे ओवरलोडेड दिख रहे हैं आपको? आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कितने सारे दिख रहे हैं? ये सारे ओवरलोडेड हैं। नाम तो एक ही है, परंतु
काम अलग अलग है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिएगा, इन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट in overloading concept, compiler is responsible to perform method resolution. Perform method resolution. और रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बस डिसीजन, कौन से वाले मेथड को इस्तेमाल करना है, ये भी लिख देता हूँ। चलो, कौन से वाले मेथड को हमें इस्तेमाल करना है, ये कौन डिसाइड करता है? कंपाइलर डिसाइड करता है। किसके ऊपर, किस चीज के ऊपर कंपाइलर काम करता है? बेस्ड ऑन नहीं, हाँ, रन टाइम ऑब्जेक्ट पे नहीं करता, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज लिखी रहती है और वो होती है रेफरेंस टाइप, बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। ठीक है, रन टाइम ऑब्जेक्ट पे नहीं करेगा। तो हैंस also considered as और यहां तक किसी को कोई इशू बताइएगा? डेफिनेशन से, किसी भी चीज से, किसी भी तरह का किसी को कोई इशू हो रहा हो तो पूछ सकते हो। बोलिएगा। शैल वी गो अहेड? क्लास में और किसी को नहीं आ रहा तो पूछो ना यार, अगर आ रहा है तो यस बताओ। शैल वी गो अहेड? हाँ, ऊपर वाला डायग्राम दिखा दूं? कोडिंग वाला दिखा दूं? हाँ, ये ना भैया, अभी मैं यहाँ इस काम को कर रहा हूँ और यहाँ पर जैसे LST डॉट करता हूँ तो इंग्लिश के मेथड्स आएंगे और क्या। हाँ, वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल तो चेंजेबल होता है, कभी कोई सा ऑब्जेक्ट दे सकते हो, कभी कोई सा ऑब्जेक्ट दे सकते हो। हाँ, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसे करना चाहिए था, LST1 LST2 LST3 LST4, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हो। ये लो, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा काम जब इतने से ही चल पड़ा, क्या जरूरत पड़ी थी? ठीक है, ये लो, काम उतने से भी चल जाएगा मेरा। ठीक, अभी जब मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क कराऊंगा तब समझाऊंगा कि भैया स्टैक क्या है और वेक्टर क्या है। अभी यहाँ छेड़ेंगे तो फिर स्टैक और वेक्टर में एलएस के रह जाएंगे ना। कलेक्शन फ्रेमवर्क पे जब काम करेंगे तब हम इस बात को करेंगे। ठीक, हाँ, क्या मेथड ओवरराइड किया जा सकता है? हाँ, ओवरराइड कैसे कर सकते हो? हाँ, ओवरलोड तो कर सकते हो। ओवरराइड कैसे करते हो? अभी तो मैंने ओवरराइड पढ़ाया भी नहीं। आप ओवरराइड की बात अपने मन से पता नहीं कहाँ से लेके आ गए। मैंने पढ़ा दिया क्या ओवरराइड कि कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड? जब पता है तो मेरा टेस्ट लेना चाह रहे हो? आप इन्हें तो कहा नहीं कर सकते, मैंने कहा आपने कहा नहीं कर सकते, यानी कि ये बात आपको पता है। चलिएगा, ओवरराइड नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भैया आप ही की खुद की क्लास के अंदर ही तो बनाया जाता है, अगली क्लास में तो उसका कंस्ट्रक्टर बनाया जाएगा ना। कैसे कर दोगे उसे ओवरराइड? नहीं कर पाओगे। कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के अंदर ही तो बनाओगे आप, क्लास के नाम के जैसा होता है, रिटर्न टाइप होती नहीं है। हाँ, बाहर जाके यूज तो कर सकते हो, पर आप बाहर जाके डिफाइन नहीं कर सकते। जब डिफाइन करने का राइट ही नहीं है तो कैसे कर पाओगे ओवरराइड? लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि
एक ही क्लास में कई सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हो आप। ये देखो क्या नाम है इसका, क्लास बी, ये लीजिएगा क्लास बी, और पहला कंस्ट्रक्टर ये हो गया, ये लीजिएगा क्लास बी, दूसरा कंस्ट्रक्टर ये हो गया, ये लीजिएगा क्लास बी, तीसरा कंस्ट्रक्टर ये हो गया। कितने भी बनाओ, ये ओवरलोड जरूर हो सकता है, ओवरराइड नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड जरूर होता है बट वी कैन नॉट ओवरराइड अ कंस्ट्रक्टर। पॉलीमॉर्फिज्म के आप पास वापस आ जाएं। जो हमारा प्रमोशन होता है किसका, मेथड रिजोल्यूशन के केस में आर्ग्यूमेंट का प्रमोशन होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, ये लीजिएगा। अगर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे कंपाइलर एग्जैक्ट मैच वाला पैरामीटर नहीं पा पाया, उसे नहीं मिल पाया एग्जैक्ट मैच वाला आर्ग्यूमेंट, तो उस केस में हमें कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी। वी विल नॉट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट argument to the next level and check whether the matched method is available or not। ये अभी करके दिखाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा, पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है, अवेलेबल और नॉट। अब देखो, इफ इट इज available then that method will be considered for execution। अगर for execution भी लिख देता हूं, for execution, लेकिन if method is not available then कंपाइलर प्रमोट्स, क्या करेगा, फिर दोबारा से उसको आर्ग्यूमेंट को प्रमोट करेगा। एक बार और अगर इस बार मैच करा हुआ मिल गया तो फिर वो कंसीडर कर लिया जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस बार भी अगर नहीं मैच करा तो कंपाइलर फिर दोबारा से क्या करेगा, उसे प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इंटरनली प्रमोट करता है कंपाइलर अगेन एंड अगेन। ठीक है, फॉर नेक्स्ट लेवल। और दिस प्रोसेस until all पॉसिबल, जितने भी हमारे पॉसिबल प्रमोशंस हो ना जाएं। ठीक, अगर तब भी नहीं मिला, आखिर तक नहीं मिला, उसकी प्रमोशन की लिस्ट भी खत्म हो गई, तब जा करके इफ वी डू नॉट गेट एनी देन वी विल गेट क्या, कंपाइल टाइम एरर। यहां तक किसी को कोई इशू? इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या,
ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। अब ये प्रमोशन होता कैसे है ये देख लेते हैं, ठीक है। प्रमोशन में हम लगाएंगे, यहाँ बना लेते हैं पहले, यहाँ तो अच्छा सा नहीं बन पाएगा, पेंट पे सही सा बन जाएगा, ठीक। ऑटोमेटिक प्रमोशंस में हम बनाएंगे ये एक, अरे कोई कॉपी पेस्ट मार देते हैं ना, दो और दो चार, ये लो जी। इसके अंदर हम लिख देंगे अभी, और एक दो और कॉपी कर लो, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, बस इतना मानो। अब लिखना शुरू कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रमोशन किस तरह से चल रहा है, ये आपका यहाँ से यहाँ प्रमोट कर देगा, और या फिर यहाँ, इन दोनों का लेवल एक जैसा ही है, इन दोनों में से कोई सा भी पाया गया तो वो माना जाएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन इनके बाद जो लेवल रहेगा वो लेवल आपका वापस यहाँ आ जाएगा इधर, और इस अगर ये वाला पाया गया तो ये भी इधर ले आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, इनमें डायग्राम मैं डायग्राम ही बना रहा हूँ अभी, कोई डेटा टाइप लिखी नहीं है, तो डेटा टाइप अभी लिखता हूँ, एक बार डायग्राम कंप्लीट होने दो मेरा, ठीक। इसके बाद ये वाला हो पाएगा। इसके बाद अगर नहीं मिल पाया तो कंपाइलर इसके ऊपर वाले को ढूंढने जाएगा, अगर ये भी नहीं मिल पाया तो कंपाइलर इसके ऊपर वाले को ढूंढने जाएगा, इस तरह से। और लास्ट तक भी नहीं मिल पाया, देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। सबसे पहले होगा बाइट, ठीक। बाइट वाला मेथड अगर उसको नहीं मिल पाया, फिर वो उसे मिल गया अगर शॉर्ट वाला मेथड, शॉर्ट पैरामीटर डाल रखा होगा अगर, तो वो शॉर्ट वाले को कंसीडर कर लेगा। शॉर्ट वाले के लिए, शॉर्ट वाले की जगह अगर मिल गया कैर वाला, बाइट के बाद सीधे क्योंकि कैर की उपस्थिति आ जाती है ना, तो वो उसे कंसीडर कर लेगा। लेकिन इन दोनों के बाद भी नहीं, ये दोनों भी नहीं मिल पाए, कोई इंट वाला मिल गया, मतलब ये मेथड रिजोल्यूशन जो हो रहा है, इंटरनली प्रमोशन हो रहा है, इंट के बाद लॉन्ग, लॉन्ग के बाद फ्लोट, फ्लोट के बाद डबल, जिस तरह से आपकी डेटा टाइप है उस हिसाब से वो इसको ऑटोमेटिकली प्रमोट करता है, ठीक। लॉन्ग, और लॉन्ग के बाद फ्लोट, और फ्लोट के बाद डबल, दैट्स ऑल। इसी हिसाब से आपका मेथड का रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसको डाल देते हैं वहां पर, ऐसा वहां बन नहीं पाता इसलिए मैंने यहां बनाया। बाहर निकल गया, हाँ मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई इशू? अब ये करता कैसे है? हाँ क्या, हाँ वही तो मैं बताने जा रहा हूँ यार। जो भी मिलेगा, हाँ इंट पे जाएगा। अगर शॉर्ट मिलेगा तो शॉर्ट को भी तो पाएगा। इन दोनों को फर्स्ट मतलब सिमिलर प्रायोरिटी दे रहा है, शॉर्ट को और कैर को। पैरेलल चेक करता है कि वो शॉर्ट मिले या कैर मिले, दोनों में से जो भी मिल जाए वो उसको कर लेगा। हाँ, तो अगर जो दोनों मिल जाएं, जो पहली बारी में मिल जाएगा उसको कंसीडर कर लेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलता है ना। अरे अभी तो बताया टॉप टू बॉटम चलता है यार, अभी तो बोल के बताया। टॉप टू बॉटम में जो भी उसको पहले दिख जाएगा उनमें से उसको ही कंसीडर कर लेगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं।
यहाँ मान लो मैंने जैसे ये मेथड राउंड ऑफ के बना रखे हैं, किसी एक में मैंने इंट नम डाल दिया, किसी एक में फ्लोट नम डाल दिया, और किसी एक में ये मैंने डाल दिया लॉन्ग नम डाल दिया। ठीक है, अब मैं इनको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट और यहाँ लिख देते हैं इंट, यहाँ लिख देते हैं फ्लोट, यहाँ लिख देते हैं लॉन्ग। अब देखिएगा मैंने कॉल करा राउंड ऑफ मेथड और इसके अंदर मैं डाल दे रहा हूँ 5 डाल दिया। ठीक, अब हम इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं। रन कर दें, रन करा तो कंसोल पे क्या आउटपुट आया, इंट आया, जबकि उसके पास फ्लोट भी था और लॉन्ग भी था। अगर मैं इंट मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ इंट वाले को, ये लो, इसका मतलब ढूंढने की कोशिश करेगा इंट को पर मिलेगा नहीं, तो मेथड रिजोल्यूशन इंट से ऊपर वाले को ढूंढने जाएगा। तो कौन सा मिले जाएगा इसको, लॉन्ग मिल गया। तो इस तरह से मेथड रिजोल्यूशन इंटरनली होता है। ठीक है, और ये चलेगा इस डायग्राम के हिसाब से। यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का बोलिएगा। तो इंट तो था ही नहीं ना उस टाइम, मैंने मिटा दिया था इंट को। जब इंट प्रेजेंट रहेगा, उसे पहली बारी में ही इस रास्ते में पहली बारी में ये दिख गया तो भाई इसको ही करेगा ना। देखो यहाँ क्या आ रहा है, पहले इंट आ रहा है, मैं इसको ढूंढते वक्त इंट मिल गया, मान लो ये इसे नहीं मिल रहा, हटा देता हूँ। वो ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है इंट को, पर नहीं मिला, और इंटरनली मेथड का क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली प्रमोशन कर देगा। यहाँ से हट के अब यहाँ आ गया। अब वो ढूंढने की कोशिश किसे कर रहा है, लॉन्ग को, और रन करा तो जो पाया वही कर दिया उसने। हाँ, इस सीरीज के हिसाब से चलेगा, क्योंकि ये 5 जो है, ये जो 5 है, कंपाइलर जान रहा है कि यार ये तो इंटीजर में भी कंसीडर किया जा सकता है, ये तो फ्लोट में भी कंसीडर किया जा सकता है, ये लॉन्ग में भी कंसीडर किया जा सकता है, तो मैं कौन से वाले को करूं। तो ये ऐसी स्थिति आ सकती थी, जावा बनाने वाले जानते थे, तो उन्होंने एक मेथड रिजोल्यूशन में जो ऑटोमेटिकली प्रमोशन वाला कॉन्सेप्ट है वो दे दिया कि भैया जिस तरह से डेटा टाइप रहेगी उस तरह से एक एक करके वो ढूंढेगा और इंटरनली ऑटोमेटिकली प्रमोशन करता रहेगा। और वही साफ बात मैंने यहाँ लिखी है, ये देखिएगा, ये क्या कहा, वेरी फर्स्ट कंपाइलर प्रमोट्स द आर्गुमेंट टू द नेक्स्ट लेवल, और फिर दोबारा चेक करेगा, अगर नहीं मिला फिर तो नेक्स्ट लेवल, फिर वो भी नहीं मिला फिर नेक्स्ट लेवल, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसे कोई सा भी मैच, एग्जैक्ट मैच वाला ना मिल जाए। मान लो कोई मैच एग्जैक्ट वाला नहीं मिल रहा, देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू, यही तो लिखवाया है, अगर कोई नहीं मिल रहा लास्ट तक, देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। दिस प्रोसेस इज नथिंग बट ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। लॉन्ग उधर और फ्लोट उधर, मतलब डायग्राम से नहीं, डायग्राम तो ये हमने नहीं बनाया, जावा बनाने वालों ने ये प्रायोरिटी दी है। हालांकि डायग्राम मैंने ही बनाया है पर प्रायोरिटी उन्होंने दी है। हाँ, ये ऐसे ही रहेगी, इसी सीक्वेंस में रहेगी। हाँ, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं पहले कौन सा दे रहा हूँ या बाद में कौन सा दे रहा हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिएगा कौन सा वाला आ गया, जबकि पहले कौन सा मिला उसको, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है, चलेगा, आगे बढ़ा जाए। यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अब मैं इशू पैदा करने वाला हूं, अगर आपको नहीं है तो मैं पैदा करने वाला हूं। ठीक है, मैं कुछ ऐसे मेथड बना देता हूं जिससे इशू पैदा हो जाए। ठीक, यहाँ इंट की जगह हम कर देते हैं स्ट्रिंग, और इसको कह देते हैं भाई तो स्ट्रिंग वाला है। ठीक, और यहाँ हम कर देते हैं क्या, अरे ऐसा वाला तो करो जो मीनिंगफुल रहे, काम चल जाए हमारा, जो हम बताना चाह रहे हैं वो हो जाए। ठीक है, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट ले लिया, बाकी हम लेना ही नहीं चाह रहे, हटाओ इन सबको, बाकी हम लेना ही नहीं चाह रहे। अब इन दोनों में से कौन से वाले को वो माने, अगर मान लो मैंने इसके अंदर ऐसे करके ये डाल दिया हेलो, तो कौन से वाले को एग्जीक्यूट करे, चलाएं,
कौन सा आया? स्ट्रिंग वाला। ठीक, मान लो, क्योंकि एग्जैक्ट मैच मिल गया ना उसको, मान लो अगर मैंने इसके अंदर ऐसे करके कुछ डाल दिया तो कौन से वाला चलेगा? ऑब्जेक्ट वाला। तो सीधी सी बात है, मान लो इसकी जगह मैंने ऐसे कर दिया तो कौन से वाला चलेगा? पक्का? एग्जैक्ट मैच तो स्ट्रिंग से कर रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट से कर जाएगा भाई? ये देखो ना, एग्जैक्ट मैच देखो किसके पास गया? इसके पास गया। परंतु एक चीज अब मैं ऐसी डालने वाला हूं जो दोनों के पास एक लेवल में होती है, ये नल। नल डाल दिया मैंने, क्योंकि नल उसके पास ही होता है, इसके पास भी होता है। अब किसके पास जाए? बोलिए, ऑब्जेक्ट के पास या स्ट्रिंग के पास? देखिएगा ये स्ट्रिंग के पास गया। जो जितना लोकल होगा पहले उसको मानेगा, वो जो जितना लोकल होगा पहले उसे मानेगा। मान लो ये ऐसे भी ना हो करके इसकी जगह मैं अपनी क्लास का ही नाम दे देता हूं। क्या था मेरी क्लास का नाम? क्लास बी। ज्यादा लोकल तो हमारे लिए फिर क्लास बी हो गया ना। ऑब्जेक्ट तो सबका पेरेंट है, वो ज्यादा सबसे ज्यादा लोकल कहाँ रहा? तो अभी इसको कहाँ जाना चाहिए था? अच्छा, मैंने स्ट्रिंग लिख रखा है, चलो समझ गया ना कहना क्या चाह रहा हूँ। जो जितना उसके करीब होगा, जितना उसके लोकल होगा, वो उसको कंसीडर करेगा। हाँ, आ रहा है समझ में? क्लियर है? हाँ, एक डेटा टाइप इंट रहे और दूसरा डेटा टाइप इंटीजर रहे, तो उस केस में एग्जैक्ट मैच कहाँ मिलेगा? हाथ कंगन को आरसी क्या? ये लो, ये लो, ठीक। और इसको डाल दे रहे हैं इंटीजर और इसको डाल दे रहे हैं इंट। तो मेथड रिजोल्यूशन हमारा किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली वो नल को कंसीडर कर रहा है। हाँ, अच्छा नल ना डालूं, मैं 5 डाल दे रहा हूं। अब देखिएगा एग्जैक्ट मैच किसके पास गया? क्योंकि इंटीजर एक क्लास है और क्लास हमेशा सबसे पहले मानती है क्या? नॉन प्रिमिटिव को नहीं, सॉरी प्रिमिटिव को नहीं, नॉन प्रिमिटिव को। जब अगर उसको जबरदस्ती दिया जा रहा है प्रिमिटिव, तब वो इंटरनली उसको क्या करता है? ऑब्जेक्ट बनाता है, तब उसको इस्तेमाल करता है। अब इंटरनली करने की जरूरत ही क्या है जबकि पहले से इंट मौजूद है? क्यों करे वो इतनी मेहनत? आ रहा है समझ में? इंटरनली वो उसका क्यों बनाता? 5 का उसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता पहले, फिर इंटीजर में पास करना पड़ता। तो वो 5 का ऑब्जेक्ट क्यों बनाए जबकि इंट उसके पास अवेलेबल है? क्लियर है? हाँ, तो फिर एग्जैक्ट मैच मिलेगा नहीं, तो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि इस प्रमोशन की जो सीरीज में ऐसा दिख नहीं रहा है इसको। ठीक, तो यहां तक समझ में आया? अब मेरा सवाल आने वाला है कुछ और अलग सवाल आ रहा है कि कोई क्लास ऐसी हो जाए जिनका लेवल सेम हो, तब क्या होगा? मतलब नहीं समझ पाए? डायग्राम से बता के समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसे मैं डाल देता हूँ। ये क्लास ए है, अच्छा इधर नहीं, ये क्लास बी है और इधर क्लास सी है। ठीक है, दोनों का लेवल सेम है और दोनों के पास मान लो मेथड भी सेम है या आर्ग्यूमेंट भी सेम है, तब कैसे डिसीजन ले? पहले ऊपर जो अभी करा है उसकी बात लिखवा देते हैं, फिर इस पे आते हैं ना, उसके कंक्लूजन को बंद करा देते हैं। ठीक, while resolving
ये बात समझ में आई जो मैंने लिखवाई है? अभी अभी बताया था ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग दोनों नल एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन हम स्ट्रिंग के पास जा रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट की चाइल्ड है ना। तो ये कह रहा है कि चाइल्ड क्लास को मोर प्रायोरिटी दी जाती है, वही जो जितना करीब होगा उसे पहले प्रायोरिटी देगा, ना कि सीधे जाए वो ऊपर। ठीक, हम अगर कहें यार कल शाम तो नरेंद्र ने बहुत अच्छा काम करा था, तो क्लास में अगर कोई नरेंद्र होगा हम उसे समझेंगे, लेकिन क्लास में कोई नरेंद्र है ही नहीं तो आप नरेंद्र मोदी जी को तो नहीं समझने वाले। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। नहीं, थोड़ा सा और कर लो यार। एक और ऐसा मैं डायग्राम बना देता हूं जिसके अंदर यही वाली बात कर देते हैं कि दोनों जो है सेम लेवल पे आ जाएं। अगर जैसे कि मैं कह दूं आपसे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर दोनों जो है सिस्टर्स क्लास हैं, ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड हैं। मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, अब डायरेक्टली लिख देते हैं ना ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बफर। मान लो ऐसा कर देते हैं, ये है पेरेंट, इसका चाइल्ड है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर। ठीक है, हाँ नया लग रहा है, लगने दो थोड़ा सा। अभी लेवल तो सेम है, ये तो दिख रहा है ना भाई, ये तो पता चल पा रहा है ये पेरेंट है ये चाइल्ड है, ये तो पता चल पा रहा है। परंतु इस केस में अगर ऐसा आ जाए, चलो बना भी देते हैं ऐसे वाला एक, कहाँ गए मेथड, ये रहे, राउंड ऑफ, एक में डाल देते हैं स्ट्रिंग और एक में डाल देते हैं स्ट्रिंग बफर, है ना, स्ट्रिंग str और इसमें डाल देते हैं स्ट्रिंग बफर str। ठीक, तो इसे लिख देते हैं स्ट्रिंग और इसे कह देते हैं स्ट्रिंग बफर। दोनों क्या हैं, सेम लेवल पे हैं। अब मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, डाल रहा हूं क्या, नल डाल देता हूं नल, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया दोनों ही सेम लेवल पे, मैं किसको प्रायोरिटी दूं। ऐसा नहीं कर सकते आप। दोनों मेथड, दोनों क्लासेस अगर सिस्टर क्लासेस हैं, मतलब एक ही लेवल वाली क्लासेस हैं, इन दैट केस वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये थोड़ी बताने के लिए क्लास हो रही है, ये तो सिर्फ लेवल बताने के लिए क्लास हो रही है। हाँ, टाइप मतलब मैं समझ नहीं पाया। लेवल सेम है, लेवल, टाइप अलग अलग हो सकता है, लेवल सेम है। दोनों में बहुत फर्क है। जिस दिन मैं स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर कराऊंगा तब कराऊंगा, अभी कराएंगे तो फिर दोबारा से वही आधे घंटे की क्लास इनमें ही लग जाओगे, फिर कहोगे यार सिंक्रोनाइज क्या है, फिर कहोगे थ्रेड क्या चीज़ होती है, थ्रेड सेव क्या होती है। क्योंकि मैं मजबूर होकर भी नहीं चाह सकता, मैं चाह करके भी इन शब्द को मुंह से निकालने से रोक नहीं पाऊंगा। अगर ये पढ़ाऊंगा तो फिर भूल गए तो आप कहोगे ये क्या होता है। ठीक है, एक बार इनके निशान लगा देते हैं, फिर वहां पेस्ट मार देते हैं। this, in this case we will get because string and string buffer are at same level or both are child of object directly, object class डायरेक्टली, सेम लेवल हो गया। कोड भी डाल देता हूं ताकि देख के याद आ जाए कि इस केस में क्या कोड लिखा गया था, इससे आपको और आसानी हो जाएगी। ठीक, ये लो, इससे याद आ जाएगा कि भाई हाँ ये सेम लेवल पे है और इस तरह से कंपाइल टाइम एरर मिल रही है। आ रहा है ना समझ में? ठीक, और आगे बढ़े। कितनी देर की हुई है? चलो ठीक है, 54 मिनट की तो हो गई है। थोड़ा वैसे और हैवी ओवरलोडिंग में थोड़ा सा और बताऊंगा कल वाल को, और फिर आपका ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट कराऊंगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है।